Hello friends, I am Astha. Welcome to Brainy Buddy channel. Today we'll discuss some biology questions. Okay, they are very important questions और ये past year questions हैं जो कि बहुत ही important हैं, selected हैं और ये इनकी 4th सीरीज़ है। जैसा कि आपने बाकी सीरीज़ में देखा होगा, जैसे ही हमारी सीरीज़ बढ़ती जाती हैं और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी बढ़ता जाता है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एन इंडिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट। ओके, तो इसमें क्या बताना है, इसमें ये बताना है कि कौन सा इंडिकेशन होता है स्टेम के मॉडिफिकेशन के लिए। तो बेसिकली जो स्टेम का काम होता है वो क्या होता है, स्टेम जो होती है वो वाटर कंडक्ट करती है, मिनरल्स कंडक्ट करती है, ठीक है, फूड कंडक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं। तो अब ये मॉडिफिकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है अगर स्टेम जो अपना खुद का काम है उसके अलावा भी वो दूसरे काम कर पाए। दूसरे कैसे काम कर पाए, जैसे कि वो स्टोरेज ऑफ फूड करे, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करे, ठीक है, सपोर्ट करे और प्रोटेक्शन दे। तो ये क्या, ये चीज़ें किस में आ जाती हैं, फिर मॉडिफिकेशन में आ जाती हैं। मतलब कि वो क्या कर रही है, अपना काम तो कर ही रही है, साथ में एक्स्ट्रा भी कर रही है। इसलिए जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है वो कैसे हमें दिखेगा। लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ आई ऑन पोटैटो। ओके, यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज आपने आलू देखे होंगे, पोटैटो, ओके, उसमें क्या आ जाती हैं, अगर उनको थोड़े दिन रखा छोड़ दो, ठीक है, तो उसमें क्या निकलने लगती हैं, आइज़ निकलने लगती हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, जो पोटैटो होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ओके, तो उससे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर भी बोलते हैं। और जो स्केल फाउंड इन ओनियन और ये टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों किसके होते हैं मॉडिफिकेशन, ये दोनों लीव्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। ऑनियंस में जो स्केल्स होते हैं आपने देखे होंगे, ओके, और पी के जो टेंड्रिल्स होते हैं ये किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, ये लीफ के मॉडिफिकेशन होते हैं। ओके, जो हमारा ऑप्शन डी है हेयर प्रेजेंट इन कैरेट, ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, ये रूट का मॉडिफिकेशन होता है। ओके, तो बेसिकली हम मॉडिफिकेशन किसी भी प्लांट के पार्ट में उसको बोलते हैं जब वो पार्ट अपने काम के अलावा और भी काम करता हो। मोस्टली ये किसका स्टोरेज करता है, फूड का स्टोरेज करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now let's move to our next question, that is which of the following roles is or are played by epididymis, vas deferens, semical vessels and prostate in male reproductive system of human. Okay, ये जितने भी organs का यहाँ पे नाम लिया गया है ये किसके पार्ट्स हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। ओके, और इनका जो रोल्स है वो लेट्स सी अवर ऑप्शंस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। ओके, बेसिकली जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये इनका काम नहीं है, मैच्योरेशन है। ओके, और देखते हैं मैच्योरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म। यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो एपिडिडाइमिस है और वासा डिफरेंसिस सेमिकल है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें क्या होता है, मैच्योरेशन और मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म्स होता है। तो बेसिकली जो मोर्टेलिटी किसे कहते हैं, ये एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू मूव है। क्या है, एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू मूव और स्विम एफिशिएंटली थ्रू द फीमेल पार्टनर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्पर्म की मोर्टेलिटी बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which one of the following is the special type of milk produced by a lactating mother essential for the development of immune response of newborn baby in human. Okay, तो जब भी मदर आफ्टर रिप्रोडक्शन क्या होता है कि लैक्टेटिंग मदर हो जाती हैं वो, क्यों, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए क्या निकलता है, उनकी ब्रेस्ट से जो लैक्टेटिंग मिल्क होता है वो निकलता है और बेसिकली हम उस मिल्क को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इसकी बहुत ही ज़्यादा खास बात ये होती है कि इसमें इम्यून रिस्पॉन्स
बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब क्या, इसमें इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में रहती है, ठीक है। और ये जो न्यूबॉर्न बेबी का डेवलपमेंट है ये इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। बहुत ही जितनी भी डिसीज़ेस होती हैं उनसे ये उसको इम्यून करने में मदद करता है। और ये क्या होता है, ये फर्स्ट येलो एंड थिक मिल्क होता है जो कि लैक्टेटिंग मदर प्रोड्यूस करती हैं। तो बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज which one of the following statements explains higher mutation rate and faster evolution found in RNA virus? ओके, तो हमें ये फाइंड करना है इसमें कि जो हायर म्यूटेशन रेट है वो आरएनए में क्यों फास्ट होता है, ठीक है। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। आरएनए इज रिलेटिवली अनस्टेबल कंपेयर टू डीएनए। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बिकॉज जो आरएनए होता है वो अनस्टेबल होता है कंपेयर टू डीएनए के। ये बेसिकली बिकॉज ऑफ जो शुगर होती है, शुगर प्रेजेंट होती है उसकी वजह से होता है। ओके, आरएनए में राइबोस शुगर होती है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, ठीक है। तो जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, इसीलिए उसमें जो म्यूटेशन रेट होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। और क्योंकि डीएनए स्टेबल होता है इसलिए इसका जो म्यूटेशन रेट होता है ये बहुत ही कम होता है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ओके। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमें फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओके, और कौन सा स्टेटमेंट उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। तो आइए हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस इफ़ ही और शी फ्रीक्वेंटली विजिट्स क्राउडेड प्लेसेस। ओके, और हमारा स्टेटमेंट सेकेंड है, बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स बाय स्नीजिंग और कफिंग। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये सही है। हाँ, अगर कोई भी पर्सन ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा है और वो क्राउडेड प्लेस में जाता है बार बार, तो यस उसे क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा। और जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरक्लोसिस का, यस वो जब लोग छींकते हैं, ठीक है, जिनसे वो पर्सन अफेक्ट होते हैं, जब वो छींकते हैं तो उनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है। ये किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ये आपको याद रखना है कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो किससे स्प्रेड होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ओके, तो यस ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो लेट्स सी आवर ऑप्शन and yes, option A is the correct answer for this question because both statements are individually true and statement second is the correct explanation of statement 1, so it is a correct option for this question. Now let's move further to our next question that is okay, ये भी statement based question है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि बायो एक्यूमुलेशन इज अ प्रोसेस okay of progressive accumulation of heavy metals and pesticides in an organism, ठीक है। जो बायो एक्यूमुलेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है, किसका प्रोसेस होता है, एक्यूमुलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। किसका प्रोसेस होता है, एक्यूमुलेशन का प्रोसेस होता है हैवी मेटल्स में, गट में हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स का ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। बट स्टेटमेंट सेकंड क्या है, लार्ज फिशेस ऑफ द पाउंड ओके आर फाउंड टू हैव higher concentration of pesticides than planktons on the same pound। लेकिन जो फिशेस होती हैं उनके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो पेस्टिसाइड्स का वो ज़्यादा होता है बजाय जो प्लैंकटॉन्स होते हैं उनके अंदर। ये बेसिकली क्यों होता है कि जो फिशेस होती हैं उनका जो गट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। और जो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन होगा पेस्टिसाइड्स का वो किस में ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा फिशेस में, ठीक है। तो अपनी अपनी जगह पर इंडिविजुअली क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ओके। बट जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो स्टेटमेंट सेकेंड की क्या नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन
नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which one of the following is a true fish as per the biological system of classification? ओके, इनमें से आप कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी फिश ट्रू है और कौन सी फिश ट्रू नहीं है? ठीक है, तो बेसिकली ये जो ऑप्शंस हैं, सिल्वर फिश, जेली फिश, कटल फिश और फ्लाइंग फिश, तो यस, जो हमारी फ्लाइंग फिश होती है वो हमारी ट्रू फिश होती है। क्यों? क्योंकि ये बिलोनी फॉर्म्स जो ऑर्डर होता है उससे बिलोंग करती है और जो इसकी क्लास होती है वो पाइसेस होती है। लेकिन जो हमारी अदर फिशेज हैं इस ऑप्शंस में, कौन सी, सिल्वर फिश हो गई, ठीक है, जेली फिश और जो कटल फिश है, तो जेली फिश और कटल फिश किस में आती हैं? ये हमारी ऑर्थ्रोपोड्स में आती हैं। किस में आती हैं? ऑर्थ्रोपोड्स में आती हैं। और जो हमारी ये सिल्वर फिश है, ठीक है, ये नाइडेरिया में आती है। ठीक, तो इसमें जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? फ्लाइंग फिश। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज in which one of the following types of connective tissue in animals does fat get stored? Okay, animals में कौन सा ऐसा connective tissue होता है जिसमें जाकर फैट स्टोर हो जाता है? ठीक है, तो ये सबको पता है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। कौन सा होता है ये? ऑप्शन ए, एडिपोसाइट। ओके, जो एडिपोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है, वो आपस में मिलकर कौन सा टिश्यू बनाती हैं? एक एडिपोज टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, हम जितना भी फैट लेते हैं, बॉडी का फैट हो, वहाँ पे क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और बेसिकली ये जो एडिपोज टिश्यू है ये कहाँ पर पाया जाता है? अंडर द स्किन। ओके, और ये फैट सेल्स से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 9th, एंड which one of the following pairs about organ or plant that helps in locomotion is not correctly matched? ओके, इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके जो लोकोमोशन पार्ट हैं, ओके, ऐसे पार्ट जो उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उनको मैच किया गया है। हमें यहाँ पे पता करना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। लेट्स सी, यूग्लिना फ्लैगलम, यस, यूग्लिना में फ्लैगलम होता है, उसका मूवमेंट लोकोमोशन पार्ट, ओके, और पैरामीशियम में सीलिया, ऑफ कोर्स। नेरिस स्यूडोपोडिया, नो, नेरिस में स्यूडोपोडिया नहीं होता है। ओके, स्टारफिश में यस ट्यूब फीट होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो नेरिस होता है उसमें स्यूडोपोडिया एज अ लोकोमोशन पार्ट नहीं होता है। इनके क्या होते हैं? इनके लैटरल अपेंडेजेस होते हैं फॉर मूवमेंट। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ let's move to our next question, that is lysosome is formed from which of the following cell organelle? Okay, तो हम सबको पता है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओके, वो सुसाइडल बैग्स होते हैं। ओके, सुसाइडल सेल होती है किसकी? ये सुसाइडल ऑर्गेनली होती है किसकी? सेल की। ठीक है, और ये कौन से सेल ऑर्गेनली से बने होते हैं? तो बेसिकली जो लाइसोसोम्स होते हैं ये गाल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये किस में मदद करते हैं? ये डाइजेस्ट और क्लीन करने में। जो सेल्यूलर डेब्रिस होता है, मतलब कि आफ्टर सुसाइड, जो सेल सुसाइड करती है उसके बाद जो सेल ऑर्गेनलीज बर्स्ट होती हैं, ओके, तो उसमें से जो कचरा होता है ये उनको क्या करती हैं? डाइजेस्ट करती हैं। ओके, तो लाइसोसोम बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गाल्जी बॉडीज से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, तो हमारे पास एक बोनस क्वेश्चन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बोनस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये क्या है? अ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड in the endoplasmic reticulum bound ribosomes and it targets to the inner thylakoid space of chloroplast. How many double layered membrane layers it has to pass to reach its destination? Okay, एक प्रोटीन है, ठीक है, एक प्रोटीन है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुई है?
सिंथेसाइज्ड हुई है, किससे बाउंडेड रहता है, राइबोसोम से, और उसका जो प्रोटीन का टारगेट है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, उसे क्लोरोप्लास्ट से कहाँ जाना है, थाइलाकॉइड पे जाना है। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है, इनर्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, उसे इनर थाइलाकॉइड में जाना है, तो उसे कितनी लेयर्स पार करनी होंगी कहाँ पहुँचने के लिए, थैलाकॉइड पे पहुँचने के लिए। तो हमें पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कितने लेयर्ड होती है, 2 लेयर्ड होती है। ओके, वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, फिर जो क्लोरोप्लास्ट होता है हमें पता है कि वो भी कितने लेयर्ड होता है, वो भी डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, और थैलाकॉइड, और जो थैलाकॉइड होता है वो किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो बेसिकली सिंपल है, उसे कितनी लेयर्स पार करनी पड़ी, 4 लेयर्स पार करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि वो कहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम्स के पास। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक में 2 लेयर्स होती हैं, और फिर उसे उसका जो टारगेट था वो थैलाकॉइड था। थैलाकॉइड से पहले क्या पड़ता है, क्लोरोप्लास्ट की लेयर्स, जो कि डबल मेम्ब्रेन्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने टोटल कितनी लेयर्स पार की, उसने 4 लेयर क्रॉस की अपने टारगेट की ओर पहुँचने के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ से हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि पास्ट ईयर्स के थे। ठीक है, और इसमें आपको आई होप बहुत मज़ा आया होगा, एंड अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।